हिमाचल की जनता को कैसे सबसे पहले तो 4 तारीख को मैनिफेस्टो जारी करने वाले थे, क्यों नहीं किया? क्या बात थी 4 तारीख को आपको मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी किया? उनको किसी ने बताया कि 5 तारीख को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, वो देख लो, फिर उसी के एक मैनिफेस्टो जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया। और 2017 के घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे वो कोई वादे भी पूरे नहीं किए। उन्हीं में से कई पॉइंट फिर से इसमें डाल दिए। तो 2017 के अपने घोषणा पत्र की नकल कर दी, कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल कर दी और हो गया उनका घोषणा पत्र। इसीलिए शायद उनका घोषणा पत्र इतना बड़ा सा रह गया। कांग्रेस ने जो वादा किया घोषणा पत्र थे जिसमें सारी चीजें इनका घोषणा पत्र चला पड़ा कि जो है उसको इनको लागू नहीं करना, कुछ लागू करना ना 17 वाला लागू किया ना ये इनको आज वाला लागू करना, सिर्फ गुमराह करना है। 5 साल पहले तो आपने कहा था प्रदेश की जनता को कम से कम उसको तो लागू करते। उसमें भी देखो लिखा हुआ पॉइंट नंबर बताओ कि कितने नंबर है कि सारे सड़कों को गांव तक जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ा, इसमें भी वही लिख दिया कि उनको जोड़ेंगे गांव से। और तो और सबसे बड़ी बात है कि ओपीएस लागू करने की पूरी घोषणा नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई रियायत सरकारी कोई बात नहीं। ओपीएस तो सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका जिक्र कर लोगों ने किया है। और ऐसे तमाम विषय हैं जैसे उनके 2017 के मैनिफेस्टो को उठाई, उसमें लिखा स्टार्टअप फंड बनाने का, कोई स्टार्टअप फंड नहीं बना उसमें। और इसमें भी कांग्रेस का लिखा स्टार्टअप फंड वाला 680 करोड़ का, उन्होंने मैं बनाता हूँ स्टार्टअप, हमने 5 साल तो नहीं बनाया स्टार्टअप। तुमने जो है युवाओं के लिए बोला कि 1 GB डेटा जो है फ्री देंगे, 5 साल पहले 17 के, उसमें आज तक नहीं किया। अंग्रेजी बोलने के ट्रेनिंग स्कूल खोलने के 50,000 युवाओं को वो सब कुछ नहीं किया। 2017 की जो घोषणा पत्र से एक भी चीज आपने पूरी नहीं की, उसका भी विस्तार से आपको बताएंगे। और जो है जितनी संभव हो सकती थी आपने उसमें वो बातें डालने की कोशिश की जिनको आपने पिछले 5 साल लागू ही नहीं किए। अगर चाहते हो तो आप लागू कर सकते हो। तब देवभूमि के लिए कहा था, अब उसका नाम मतलब क्या कर दिया? हिमगिरी। तो पहले वो बोला वो क्या किया योजना बनाने। तो ये जो है झूठ का बुलेटा है इनका जो घोषणा पत्र। जब 17 के घोषणा पत्र के बाद भी सरकार में आने के बाद उन्होंने लागू नहीं की, तो इसको क्या लागू करेंगे? ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने कहा 5 लाख नौकरियां देंगे स्पष्ट रूप से, जिसमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और हम 5 लाख जो है वो हम नौकरियां देने का जो है पूरा व्यवस्था करेंगे। ये कहते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से रोजगार के अवसर तलाशेंगे। 8 सालों नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, न सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, न डायरेक्ट जॉब की बात कर रहे हैं, कह रहे हम अवसर तलाशेंगे। नड्डा जी जो भाषण था कि हम 8 लाख रोजगार के अवसर तलाशेंगे फेज मैनर, चरणबद्ध तरीके से। चरणबद्ध 20 साल का भी हो सकता, 10 साल का भी हो सकता, 15 साल का भी हो सकता। जैसे उन्होंने कहा कि 2022 तक सारे मकान पक्के कर देंगे। लाल किले से मोदी की घोषणा आपने सुनी होगी, लेकिन कहाँ पक्के मकान? हर छत पर पक्की छत होगी, नहीं हो पाए। तो ये चरणबद्ध कितना लंबा चरण होगा ये तो पूछ लो इनसे। ये चरण उनका कितना होगा? 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का जो है, कितने साल में ये 8 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको कैसे दिया जाए। ये भी एकदम जुमला है, ये को लागू करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ओपीएस हमारी मांग थी, ओपीएस को ये लागू करें, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को कुछ नहीं बोला, ओपीएस को लागू नहीं कर रहे, जो कि जो है बहुत गलत बात है। हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को हमारे राजस्थान की सरकार ने, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू कर दिया है, और हमने करके दिखाया है, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है उससे करती है। ये कहते हैं कि हमने 12% जीएसटी एप्पल पे रखी है सेब उत्पादकों पे, हम कहते हैं जीएसटी खत्म करो, क्यों रखे हो?
वो तो हमने पहले कर दिया कि राज्य सरकार का जो कंपोनेंट है वो तो हमारी सरकार आती है, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं जीएसटी को जो कृषि उत्पादक है, जो सेब उगाने वाले को जीएसटी रखी हुआ, आपको जीएसटी को खत्म करेंगे, आपको नहीं खत्म करना, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। वहाँ पे वो सभी लोग तो किसी भी वर्ग के लिए के मैनिफेस्टो में कोई बातें नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, अभी किसी लोग आप उत्तराखंड में घोषणा की 1 साल हो गया अभी तक नहीं लागू किया, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बगल में नहीं लागू किया, किसी राज्य में नहीं लागू किया, लेकिन बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर वक्त की जमीन को अवैध है तो बिल्कुल हटाओ, स्वागत करेंगे कि अगर किसी की भी अवैध जमीन पे कब्जा किया और बनाया, चाहे तो चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो वक्त की जमीन हो, चाहे दूसरी जमीन हो, अगर अवैध जमीन की तो सरकार का काम है कि कानूनी कार्रवाई करे। उसके लिए तो आयोग बनाने की क्या जरूरत, पहले ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? तो इसलिए इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सही रूप दिया इसका जो है, मतलब हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कुछ करेंगे। तो इसलिए इनका घोषणा पत्र जो है, जो कुछ भी झूठ का बुलंदा है, जो 2017 का घोषणा पत्र जो इससे लंबा चौड़ा था इनका, वो भरा हुआ 3 पेज का था, उसमें कुछ नहीं लागू किया, तो उसमें क्या ये लागू करेंगे, उससे और छोटा उन्होंने कर दिया। तो इसलिए और उसकी सब चीजें पहले मेरा अनुरोध यही होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पहले 2017 का पढ़ लें और उसमें देखें कि उन्होंने सब क्यों नहीं लागू किया, वो जवाब दें हिमाचल प्रदेश की जनता को, फिर इस घोषणा पत्र की बात करें। अब ये ओपीएस पे एक प्रेजेंटेशन होगा, कुछ चीजें जो है आपको लग रही उसका करें। मैं निवेदन करती हूँ, देखिए बार बार भाजपा इस बात को कहती रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिमाचल में आने के बाद ओपीएस लागू नहीं कर सकती। ये भी कहा है केंद्र सरकार की मदद के बिना तो हो ही नहीं सकता। हम आपके सामने वीडियो लेकर आए, ये राजस्थान के वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशनें खाते में चली गई हैं, जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। इनके खातों में पेंशन कैसे पहुंच गई? बिना केंद्र सरकार की नियत और मदद के पहुंची, क्योंकि कांग्रेस की नियत थी। अगर हमने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देकर खाते में पैसा डाल दिया, केंद्र सरकार की मदद के बिना डाल दिया, तो हम हिमाचल में आते ही 10 दिन के भीतर ओपीएस के कर्मचारियों के खातों में डालने जा रहे हैं। मैं वीडियो देख रही हूँ, इनके नंबर भी दिए जाएंगे, हिमाचल का लिया जाए तो सीधा संवाद कर सकता है। धन्यवाद। तुझसे मेरी भी बात हुई, हेलो हेलो, हाँ, श्रीमती सुनीता गोस्वामी जी बोल रही हैं? हाँ जी। सुनीता जी, आपको ये जानकारी है कि आपकी पुरानी पेंशन जो थी वो बहाल हो गई है? अच्छा, आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं है ना, सब है। अच्छा, पर आपके खाते में आ गया या अभी आना है? नहीं आ गया खाते में। कितना आया है? अभी मैंने अभी देखा नहीं है, आ गया, पेंशन आ गई। पेंशन आ गई? ये पुरानी पेंशन है ना जिसकी मांग थी ओपीएस? हाँ, जो 4 के बाद जो हुई थी ना, हाँ, वो वाली पेंशन। आप कब रिटायर हुई थी सुनीता जी? अभी मई में हुई है ना। मई में हुई है, तो अब ये योजना जो गहलोत सरकार ने लॉन्च की उसके बाद मिल रही है ना? हाँ जी। अगर ये ना होता तो आपको पेंशन मिलती कि ना मिलती? फिर नहीं मिलती। फिर नहीं मिलती। तो अभी आप खुश हैं कि गहलोत सरकार ने आपकी पेंशन? मेरे को एक लाइफ में मेरे को अच्छा वो कर दिया, हाँ, किसी के आश्रित नहीं रहूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है सुनीता जी, आप राजस्थान में कहाँ से हैं? मैं जयपुर से। आप जयपुर से हैं। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आप रिटायर हुई, पेंशन आपके खाते में है, आप अच्छी जिंदगी जिए। हाँ, धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। डॉक्टर रोजीशा, रिटायर्ड व्याख्याता समाजशास्त्र, कॉलेज एजुकेशन से हूँ। मैं हमारे प्रिय नेता, हमारे सबके अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हृदय स्तर से की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आपने न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सोचा बल्कि उसे क्रियान्वित भी किया, और मैं उनमें से एक हूँ जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। और मेरे साथ लाखों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात देकर आपने हम सब का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीता गोस्वामी,
विद्युत निरीक्षक से रिटायर्ड हुई हूँ और मुझे पेंशन का लाभ मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और अधिकृत मेरे को पत्र जारी हो चुका है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज मेरा सहारा मेरे को हो गया। आज मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, आज बच्चों के मैं खुद ही अपने आज जिंदगी का सहारा मेरा हो गया। मैं निर्मला कमल, अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक कृष्णापुरी रापी से 16 लाख से रिटायरमेंट हुई हूँ और मेरी ये ओल्ड पेंशन चालू है, इसलिए मैं गहलोत सरकार को बहुत बहुत आभारी हूँ। और पुरानी पेंशन आप लोगों ने चालू की आप सबने, इसलिए मैं हृदय से और बड़ी खुशी से कह रही हूँ कि दिवाली के पहले हम ये आभार करते हैं। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी जैन है और मैं पुस्तकालय अध्यक्ष के 3rd ग्रेड के पद पर कार्यरत थी। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नारदपुरा बस्सी में, वहाँ से मैं 31 जुलाई 2022 को रिटायर हुई हूँ और मुझे रिटायरमेंट से पहले ही श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ा तोहफा प्रदान किया। उन्होंने ओपीएस लागू की, हम एनपीएस में आते थे, लेकिन अब हमें ओपीएस लागू करके उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हमें अब अथॉरिटी लेटर भी मिल गया है राज्य सरकार के द्वारा और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारी ओपीएस लागू करी है। ओपीएस लागू करने से हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया। एनपीएस में हमें केवल 1 से 1,500 रुपये मिलते और अब हमें अच्छी पेंशन मिलेगी, जो मेरा भविष्य के अंदर जो मेरी लाइफ है वो अच्छी तरह गुजर सकती है ओपीएस की वजह से। हमारे परिवार को सुरक्षित कर दिया था रात में और जिस दिन आप लोगों ने की थी उस दिन के साथ जो बड़ा लक्ष्य किया था ये पहला महीना जो बोले होने वाला जादूगर का जादू ठाकुर का कमाल है, करते हो तुम कैसे का ये सवाल है, जादूगर का आपने देखा रिटायर हुई महिलाएं ये कह रही है हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना होगा, निर्भर नहीं रहेंगी, हम अपनी जिंदगी इज्जत के साथ पेंशन के साथ जी पाएंगे। भाजपा को झटका जरूर लगेगा ये सब वीडियो देखकर कि जो कह रहे थे केंद्र सरकार की मदद के बिना हो नहीं सकता, कांग्रेस ने वो कर दिखाया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 10 दिन में हिमाचल में भी होने जा रहा है, ये हमारा उनसे विश्वास है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आज 11 बिंदु है, 11 संकल्प। इससे पहले जो था संकल्प मैं आपको फिर सिलसिलेवार इनकी 17 का घोषणा पत्र की कॉपी दिखाई, पेज नंबर आप नोट करिएगा। मैं आपको बताती हूँ इनका जो संकल्प है 11 सरकारी कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियों को दूर करेंगे। 11 नंबर आ जाइए, इन्हीं के 2017 के घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 पर यही कहा है, सिर्फ शब्दों से खेला है। उस समय शब्द समस्याओं का निवारण करेंगे और इस बार कहेंगे विसंगतियों को दूर करेंगे। कुछ भी आ जाइए इनके संकल्प 3 पर 8 लाख रोजगार देंगे। कट कॉपी पेस्ट कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसीलिए इंतजार की कांग्रेस का है, फिर हम भी वही बात कह देंगे। तो जब 3 नंबर संकल्प 8 लाख रोजगार देंगे, कांग्रेस को कॉपी किया। आ जाइए संकल्प नंबर इनके 8 पर 900 करोड़ का स्टार्टअप फंड देंगे। कांग्रेस घोषणा पत्र में आज से ही 10 गारंटी जब हम 31 अगस्त को लेकर आए थे, हमने क्या किया था 860 करोड़ रुपए का विधानसभा का 10 करोड़ फंड देंगे, 680। और उसमें हमारे इसमें ब्याज फ्री है, इन्होंने ब्याज का नहीं उस पर डाला। हमने कहा इंटरेस्ट फ्री लोन, कोई ब्याज नहीं लगेगा, 680 करोड़ का होगा। इन्होंने वो बोलकर किया कि ब्याज भी वसूलेंगे, 900 करोड़ का तो देंगे ही नहीं 800 करोड़ का, बल्कि ब्याज भी वसूलेंगे। इनका जो संकल्प है 4 हर गांव तक सड़क पहुंचेगी,
सड़क तो 17 में भी पहुंचा रहे थे। पेज नंबर इन्हीं किसका है 16 और 17। आप आ जाएंगे तो वहां पर भी सेम कि हम जो है सड़कों की गुणवत्ता के लिए काम करेंगे, सड़क रख रखाव पे काम करेंगे। क्या हाल है सड़कों का? 16 का हर गाँव को ये बात 17 में भी, और हकीकत ये आती है कि 16 का हाईवे धस जाता है। आ जाइए इनके संकल्प नंबर 5 पर। प्रदेश के प्रमुख तीर्थों को विकसित करेंगे, हिंद तीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू करेंगे। आज ये पेज नंबर 16 पे सिर्फ फर्क ये अब हिंद तीर्थ कह रहे हैं, 16 में देवभूमि दर्शन के नाम से आए थे आप। 5 साल में क्या किया? तो इनके जो संकल्प है, एक पोस्टर हमने जारी किया है, 2 ही काम हुए हैं। जयराम ठाकुर जी ने 17 के अपने घोषणा पत्र को 5 साल बाद फिर तक कॉपी पेस्ट कर दिया है, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्टार्टअप देंगे, हम ऋण मुक्त कर ब्याज के बिना दे देंगे, ब्याज के साथ देंगे। ये इनकी पोल है जो खोलने के लिए निकले हैं। साइज तो आपको बता दिया। ये घोषणा पत्र भाजपा का या कांग्रेस के जेब तक आ जाएगा से है। अब मैं सिर्फ आपको ला रही हूँ जो युवाओं को इन्होंने भाजपा सरकार महिलाओं को मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत शगुन राशि के 51,000 देगी। विपक्षी सरकार कितने दे रही थी? 40,000 रुपए। आपने कितना कर दिया उसको? 31 कर दिया, घटा दिया। 5 साल हमने 40 देते रहे, इनकी सरकार आ गई उसको 31 कर दिया। नाराजगी थी महिलाओं के प्रति, बेटियों की, इसलिए शगुफा छोटे क्या दे देंगे। जो बच्चियों को न्याय नहीं दिला पाए वो उनको स्कूटी और साइकिल दिला रहे, न्याय नहीं दिला पाए। गुड़िया एयरप्लेन का क्या हुआ? 2 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, नाले में उंगली, ये अभी हमने मनाली में देखा। महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में हिमाचल का समस्त भारत में 3रा स्थान है। 5 साल में महिला सुरक्षा में आपने जयराम ठाकुर जी 3रे नंबर पे पहुंचा दिया। 450 वाला सिलेंडर 1150 रुपए में है, सब्सिडी नहीं मिल रही। इस बार क्या कह रहे हैं? 3 सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। उन 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे, उसको भरवाएगा कौन? 1150 का बिना सब्सिडी वाला। और हम वही पर घर घर लक्ष्मी के तहत हर महिला को सरकार बनते ही महीने की पहली तारीख 18 से 7 साल की महिला को 1500 रुपए आर्थिक मदद देने की बात करते हैं। गर्भवती महिलाओं को 5 साल तक एम्बुलेंस ना देने वाले, सड़कें नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, आज कहते हैं 25,000 रुपए की हम जो है राशि प्रदान करेंगे। हिमाचल में स्कूलों की संख्या पिछले 5 साल में बड़ी रकम हुई। संख्या थी 18,185। अब कितनी हो गई? 5 साल में स्कूल बड़े नहीं कम हो गए, अब है 18,145। यदि आप लोग भाजपा का संकल्प पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके संकल्प का स्पष्टता से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना देंगे। कितनी देंगे वो कोई नहीं जानता। देंगे कितनी दोगे? 100 दोगे, 200 दोगे, 400, कोई पता नहीं। वे कहते हैं गरीबों की मदद करेंगे, पर कौन जाने इनकी कार्य प्रणाली में गरीब परिवार गरीब होता कौन है? ये तो मित्रों के भर रहे हैं। हिमाचल में इस वक्त 14 लाख बेरोजगार हैं। हिमाचल में 14 लाख बेरोजगार बैठे और कह रहे हैं हम 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सच्चाई ये है कि आपने 17 में भी 8 लाख को देने का वायदा किया था और आप 14 लाख बेरोजगारों की सौगात छोड़कर जा रहे हैं, और फिर एक बार जुड़ा कि 8 लाख को हम रोजगार देंगे। चरणबद्ध 5 साल में होगा, नहीं हुआ। हिमाचल का बेरोजगारी दर 9.2% है। 9.2%, जबकि देश का बेरोजगारी दर 7.6 है, यानी उससे अधिक बेरोजगार यहाँ पर। भाजपा कौन से 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, जबकि हिमाचल में 47% कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, और हिमाचल के लगभग 9,000 स्कूलों में 9,000 स्कूलों में ये है इनका वर्ग। पहले आप अपने पिछले संकल्प का तो ब्यौरा दीजिए। रिपोर्ट कार्ड नहीं आए, जो सरकार में 5 साल रहता है वो अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करता। क्यों नहीं लाए अपनी रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड आता है, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड ला नहीं सकते, कोई उपलब्धि है नहीं, कुछ
किया तो है नहीं, तो रिपोर्ट काट लिए फिर अगले वादे कर दिए, पहले किए थे फिर अगले वादे कर दिए, तो कुछ पूरा करना नहीं, वादे करते जाओ, वोट लेते जाओ, उसके बाद पूरा करते जाओ। एमएसपी पे देश में कानून नहीं आया, हिमाचल में भी एमएसपी पे कानून नहीं है। आज की चर्चा हो रही है कि सेब 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो बेचने पर मजबूर है क्योंकि एमएसपी कानून नहीं है, लेकिन वही से पूंजीपति ने जो दिल्ली और दूसरे शहरों में 500-600 किलो बेचता है। हम एमएसपी लाएंगे, हम उचित दाम सेब के व्यापारी को दिलाएंगे और दाम कोई पूंजीपति मित्र नहीं, सेब बागवान किसान तय करेगा, ये हमारा। इन्होंने क्या कहा, साल का 3000 रुपया किसान को देंगे, कितना बनता है, कितना बनता है, 250 रुपए महीना। खाद कितने की हो गई, उसकी ढुलाई कितनी हो गई है, पेट्रोल डीजल कितना हो गया कि वो सेब को ट्रक में लद कर ले जाएगा, वो खाद और हर चीज का उसको चाहिए। हाँ, आज 250 रुपए महीना, ये उसका, ये किसानों का अपमान है। 12 महीने 30 साल में आप उनको ये देंगे। जो जीएसटी है 12% है, कानून होते ही 18%। हमारा ये कि हम जीएसटी खत्म कराएंगे, और आप क्या कह रहे हैं, जीएसटी खत्म नहीं होगी, 12 के ऊपर जितना भी होगा आप दे दीजिएगा, हम आपके खातों में डाल देंगे। सच्चाई तो ये है कि बड़ी सब्सिडी बंद हो चुकी है और जीएसटी का पैसा 18% से बागवान किसान भुगतेगा, वो चक्कर ही काटता रहेगा कि 12 की जीएसटी का पैसा हमने जो है उन्हें वापस दीजिए। तो ये एक खोखला छलावा है और कुछ भी है। पिछली बार आपने हेली एम्बुलेंस का जुमला छोड़ा, हेली एम्बुलेंस, इस बार आप मोबाइल क्लिनिक वैन डबल करने की बात कर रहे हैं। आयुष्मान और हिम केयर योजना पहले ही विफल हो चुकी है, इसका प्रचार दुबरा करने से वोट आपको हासिल नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी आपसे ओपीएस की उम्मीद लगाया गया था, परंतु आपने तो इस घोषणा पत्र में ओपीएस के ओ का जिक्र नहीं किया है, हिम्मत नहीं है। वहीं अनुराग ठाकुर जी खुद भाजपा के नेता उम्मीद लगाए बैठे थे, यही कहते रहे मीडिया वालों को, घोषणा पत्र का इंतजार करिए, उसमें ओपीएस का जिक्र होगा। अनुराग ठाकुर जी आपकी भी प्रधानमंत्री जी ने सुनी नहीं और अब जोर भी लगा देंगे, जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगाया, ओपीएस लागू नहीं होने का दावा था, अपने पोल को की नियत इसलिए कर दिया। यहाँ पर भी अब रोड़े अपनाने की बात कर रहे हैं कि केंद्र में और सरकार, यहाँ और सरकार ओपीएस हो नहीं पाएगा। हमने आपको कर दिखाया कि हम ओपीएस करेंगे। भाजपा, मुझे लगता है कि कोई बिंदु यहाँ नहीं रह गया है, सारे एक-एक की पोल हमने खोल दी है। इन्होंने हमारे घोषणा पत्र पे कटाक्ष किए, कुछ भी बोला, लेकिन हम एक लाइन के ऊपर कांग्रेस का घोषणा पत्र, 10 गारंटियां, ओपीएस हो, किसान हो, महंगाई हो, युवा बेरोजगारों पर पूरी तरह भाजपा को हमने कुछ नहीं, महंगाई का मान नहीं बोला उन्होंने, महंगाई की मांग से राहत देने के लिए महिलाओं पर कुछ नहीं बोला। जो कुछ भी अलग से 4 पेज, वो भी कहाँ है, वो छोटी सी किताब फिर कहाँ जाती है, ये देखिए, इसमें खोजिएगा, इसमें आप खोज लीजिएगा, ये देखिए, ये जेब, ये पॉकेट बुक इसीलिए दी है कि लागू नहीं करनी, पॉकेट में ही रखिए। और ये हमारा घोषणा पत्र एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू होगा, पेंशन खातों में पहुंचेगी, 1500 रुपए महिला के खातों में पहले दिन से आएगा। पहले 1 साल में सरकारी 1 लाख करोड़ पहले 1 साल में भरा जाएगा और 5 साल में 5 लाख युवाओं को हम हिमाचल में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सेब बागवानों को उचित दाम देने की बात कर रहे हैं। आपके जो सवाल हो उनका स्वागत है, धन्यवाद। शुक्ला जी, 2 सवाल हैं। पहला मूल मैनिफेस्टो के ऊपर है, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के मैनिफेस्टो को जुमला कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, डेट रिलीजन स्टेट है, कर्जे की ड्यूटी है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का किसी ने बात नहीं की है, पैसे का बंदोबस्त कहाँ से होगा। दूसरा सवाल है, क्या हिमाचल प्रदेश की, आज त्यागी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो हिमाचल प्रदेश की जीत है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव में कितने महत्व रखती है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बात है, एक मजबूत विपक्ष के
कि का जो लोगों के अंदर एक भावना है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, उसको एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। और ये हिमाचल की जनता अगर इसको शुरुआत करेगी, इसका श्री गणेश करेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके देश में एक तानाशाही को रोकने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सब कुछ हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो उसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और ये जो दौर चल रहा है, जो चाहे तो मन में करो, जो चाहो पत्रकारों करो, चाहे तो सबके ऊपर, तो उसका बहुत बड़ा एक उनको मैसेज जाएगा। इसलिए बहुत दूसरा सवाल आपने जो किया कि ये सारी चीजें जो, तो हमने जुमला शब्द आया कहाँ से? हम तो जुमला शब्द लाए, ये तो जो है जब उन्होंने ये कहा 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कि भाई हर एक के खाते में काला धन लाएंगे, हर एक खाते में 15-15 लाख डालेंगे। 6 महीने बाद लोगों ने सवाल करना कि शुरू किया उनके मंत्रियों से, बड़े मंत्रियों से कि भाई वो 15 लाख रुपए तो आएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए चुनावी जुमला था, ऐसे 15 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दे देंगे, तो मिलेंगे ही था तुम्हें। तो जुमला शब्द में ही आए, तो जुमले में यही बताते हैं 2 करोड़ नौकरी आपको मिलेंगे। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, 16 लाख की। तो जुमले भी बनाते हैं। हम वही बात कहते हैं जो हम करते हैं। फिर से मस्जिद को बताऊंगा, अगर हमने मनमोहन सिंह की सरकार, हमने कहा था सारे किसानों के कर्ज माफ करेंगे, तो हमने 70,000 करोड़ के किसानों के कर्ज माफ किए। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहा कि पहले दिन मुख्यमंत्री जाके दस्तखत करेंगे। मैं तीनों शपथ समारोह में गया और वही था, मुख्यमंत्री शपथ लेने पर सीधे गए, पहली फाइल उन्होंने साइन की किसानों के कर्ज। हम जो वादा कहते हैं वो वादा पूरा करें। हमने कहा मनरेगा लागू करेंगे, तो यूपीए की सरकार जो थी कांग्रेस के मनमोहन सिंह मनरेगा लागू किया, तभी मनरेगा का भी मजाक बनाते थे, है ना। तो ये जो है इनकी आदत, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब आपको दूसरा सवाल बड़ा बहुत अच्छा है कि आप इसकी व्यवस्था कर सकते। हम कह रहे हैं दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कहाँ से उसको देख रहे हैं। मैं रोजाना मंत्री बिठाऊँ, मुझे पता है कि कौन सी योजनाओं का पैसा कैसे आ सकता है, बहुत आसानी से। और इसमें तमाम हमारे इसमें पॉइंट है जिसमें हम रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे। खाली हिमाचल में टूरिज्म अरबों डॉलर दे सकता है अगर ढंग से उस पर काम। हिमाचल के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सेब हो, चाहे यहाँ पे फूल हो, फूलों का इतना बड़ा फ्लोरिकल्चर का काम है कि आपको जो है करोड़ों करोड़ रुपए से मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा यहाँ से, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग है। ये तो देवभूमि ऐसी है कि तो लदी पड़ी है। खाली आदमी सरकार की दिशा हो, उसकी समझ हो कि ये तो पूरे देश को दे सकती है। देश की जीडीपी में हिमाचल बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। यहाँ का तो छोड़ दो कि 15 से तक कुछ नहीं है, जो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय हम लोग बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से लोगों को। आप इतना छोटे छोटे देश कितना जो है, स्विट्जरलैंड क्या है, वो इसी पे टूरिज्म पे कितना कमा है। तो टूरिज्म से, इसके फ्लोरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, सब्जियों से हम इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं किसानों की मदद करके। जैसे मैंने आपको बताया गोबर खरीद का मैंने उदाहरण दिया था, तो 2 रुपए किलो गोबर लेते हैं, फिर उससे छत्तीसगढ़ में उसी से वो खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, और उसको 5 गुना दाम पे बेचते हैं। पैसा कमा रहे, सरकार पैसा कमा रही, और जो घर में बैठा आदमी बैठा गाँव का, उसको पैसा ही लगा। गोमूत्र जब 4 रुपए लीटर लेते हैं और उसके अंदर जड़ी बूटियां मिला के और पेस्टिसाइड बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, 70 रुपए लीटर बोतल बिक रही। लोग खरीद रहे, सरकार जो है उसमें से 64 रुपए मुनाफा कर रही एक बोतल। तो बहुत तरीके का पैसा जनरेट करने के। ये हम जयराम सरकार की तरह नहीं कि लोन लेते रहो, लोन लेते रहो, लोन लेते रहो। 1 रुपए का लोन है छत्तीसगढ़ सरकार, कोई सारी योजना उन्होंने लागू की। हमारे सामने तो कल में क्यों आया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने सारी योजना लागू करते रही। इनके भी 4 साल हो गए, 5वें साल में सरकार 1 रुपए का लोन नहीं, इनके लोन को बढ़ रहा है क्योंकि इनको सरकार चलानी आती नहीं है। इनको अर्थव्यवस्था को चलाना आता ही नहीं है। फिर 5 साल अगर किसी ने दे दी पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। कहीं कुछ हिमाचल प्रदेश में बेड़ा गर्क हो जाएगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का लोन हो जाएगा, क्योंकि ये लोन लेना और ये उसके हेलीपैड बनवा देना।
कहीं ये करते हैं विज्ञापन, प्रचार, पोस्टर, बैनर किसी को खर्च कर देना, पता चला 50 करोड़ की स्कीम है, 150 करोड़ खर्च कर रहे हैं उसकी पॉलिसी। ये जो है ना, इनका एजेंडा इनको पता ही नहीं करना क्या चाहिए। कभी सवाल आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि तुमने बिना लोन के कैसी सब योजना लागू कर। शुक्ला जी, आज फिर जो है राम मंदिर का जिक्र अमित शाह जी ने किया है, आपकी प्रतिक्रिया? जब ऐसा कि हम लोगों ने शुरू से क्या लिया थी और राम मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और राम मंदिर बना, तो राम मंदिर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था हमने उसी दिन राम मंदिर का समर्थन किया। हम राम के नाम पर वोट नहीं देते, भगवान राम के नाम ये वोट मांगे आते। जब चुनाव चालू होते तो राम मंदिर सुनकर चुनाव को पहले कोई बात नहीं करते, हमने तो उसी को स्वागत किया। और मैं खुद का ऐसी जिस दिन गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा राम मंदिर, इनके कहने से कौन बन रहा? सुप्रीम कोर्ट से इसका जाता है और हमने शुरू से इसका लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ हम उसका स्वागत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने स्वागत किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम सब ये चाहते, हमारा वही स्टैंड है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बीजेपी के ओल्ड मैनिफेस्टो में हिमाचल के संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को कितना रेलेवेंट मानते हैं? देखो मैं ये तो इनका जो भी लाना चाहिए वो पूरे सिलेक्शन को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, भूल नहीं पाएगा। हमने तो पूरे उत्तराखंड में यही लागू किया, एक कमेटी बना के बैठे, कहीं नहीं लागू किया। चुनाव के हो गए, एक जुमला छोड़ देते हैं, मैं लागू करो सरकार में। तो अगला सवाल। Yes, Arushi. My question is to you. Can I ask in English? Yeah. Ma'am, like you told that BJP government is cut, copying, paste your manifesto or the guarantees. Ma'am, your one guarantee is like giving 10 lakh to the patients in the hospital for their free treatment. हमारी गारंटी है। कहाँ पे? Sir, 10 lakh to the patient. जाओ कहाँ पे? Sir, आप कहाँ कौन से लिस्ट से हैं? ma'am, I'm not from news. I'm from HPU Mass Communication. ठीक, आप सभी स्टूडेंट हो ना? तो पढ़ाई करो। आप सभी पढ़ने से बाद आओ। धन्यवाद, आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे भाजपा और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर ही है, अंतर बैठे हैं, एक एक सवाल ले रहे हैं और पूछ रहे हैं। जब अपना सवाल खत्म हो गए हमारे पत्रकार साथियों को, तब हम आपकी इजाजत लेकर उठते हैं और आपको चाय पर आमंत्रित करते हैं। भाजपा की तरह सवालों से भाग ले रही कांग्रेस। धन्यवाद।